परित्यक्ता। नहाने के बाद गीले बालों को तौलिए से पोंछकर मधु ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिबिया उठाई, फिर ना जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने आदमकद आईने में अपना अक्स देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो रोहित के वापस आने पर खुश है? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसकी प्रतीक्षा में उसने जीवन के 15 बहुमूल्य साल यूं ही गंवा दिए? उसके आने की हट मन को एक मधुर सिहरन से क्यों नहीं भर देती? क्यों आज वेदना और कुढ़न का आवरण मन पर छाया हुआ है? मधु ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में रोहित यहाँ पहुंच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित हैं, मानो गड़ा खजाना मिल गया हो। और मेरी मनोदशा से किसी को क्या लेना देना, मधु ने सोचा। मधु के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग रोहित के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। ऊपर अपने कमरे में अकेली बैठी मधु ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झांकने लगी है। चेहरे में अब वो लावण्य कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा भरा चेहरा अब सांवला सा लगने लगा है। पिछले वर्ष ही तो 35 वर्ष पूरे किए हैं उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में कोई उस साथी के साथ को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन के शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगें अब खत्म हो चुकी हैं। मधु ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगति से लड़ी है वो, तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर रोहित का आगमन। मधु का मन क्षुब्ध हो गया। क्या करे क्या ना करे। दुनिया, समाज, परिवार, अपनी अस्मिता, अपनी भावनाएं किस किस से लड़े और कैसे। कहते हैं प्रकाश का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या मधु के जीवन में रोहित का प्रथम आगमन एक नए जीवन की शुरुआत थी? मधु ने फिर से घड़ी की ओर देखा। 4:30 यानी आधे घंटे में रोहित यहाँ होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपनी अस्मिता की रक्षा करने की शक्ति। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। न चाहते हुए भी मन अतीत की ओर भागा चला जा रहा था। कितनी गहमा गहमी और खुशी का माहौल था मधु के विवाह के दिन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने रोहित के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक। मेरी मधु के तो भाग खुल गए। पिता कहते नहीं थकते थे, पर विवाह की रात ही मधु की आशाओं पर कुठाराघात हो गया। जब रोहित ने सपाट स्वर में उससे कहा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, फिर भी न चाहते हुए भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अगर माँ ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो। हैरान मधु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वप्न में खोई मादक आंखों से आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। रोहित सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूंके जा रहा था। मन की बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट थी। मधु ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं, भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई हो, पर मैं इन्हें अपने प्रेम से वश में कर लूंगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंखें खुली तो देखा रोहित कमरे में नहीं थे। संकोचवश वो किसी से कुछ भी पूछ नहीं पाई, पर उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता ही नहीं जैसे कल ही नववधु इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। पर शाम को मधु को हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया। जब उसने अपनी बड़ी ननद को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि रोहित इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया। उसकी सास बैठी रो रही थी और बड़ी ननद बिलखते हुए कह रही थी, माँ मैंने कहा था ना, रोहित की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। रोहित तो बचपन से ही जिद्दी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने पर भी
वो चला गया, देखना अब वो शायद ही कभी लौट कर घर आए। न जाने बेचारी मधु का क्या होगा। मधु कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह सी गई। आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। फिर सब कुछ अनचाहा घटता गया। पगफेरे की रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई मधु फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने मधु की विदाई पर जोर डाला था, पर रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी मधु अब तभी वहां जाएगी जब रोहित आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो मधु के जेठ बिफर कर बोले, रोहित का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा, वो खुद ही वापस लौट आएगा। क्या तब तक बेटी को घर पर बिठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मैं इन ओछी बदनामियों की परवाह नहीं करता। मधु रोहित के साथ ही वहां जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते कहते मधु के पिता क्रोध और वेदना की मिली जुली अभिव्यक्ति के कारण हाफ से उठे थे। इस घटना के बाद मधु के जीवन में जैसे सुख का प्रवेश निषेध हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसा दर्द दे जाती है जिसे सह पाना बेहद कठिन होता है। उसे धैर्य बंधाती माँ भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। बेटी को बार बार पति के पुनरागमन का विश्वास दिलाती माँ भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका से भी कांप उठती थी। अगर रोहित नहीं लौटा तो कैसे काटेगी मधु पहाड़ जैसा जीवन? ये प्रश्न माँ के हृदय को वेदना से मथ डालता था। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में मधु रोहित को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मधु को रोहित का पत्र मिला। पढ़कर वो हतप्रभ रह गई। सारी आशाएं पल भर में मिट्टी के ढेर की तरह ढह गईं। रोहित ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित मैं का भी कुछ मूल्य होता है या नहीं? मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर माँ के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियां पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग, जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें हर बंधन से मुक्त किया। मधु गश खाकर गिर पड़ी। माँ ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सन्न रह गईं। इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गए मधु के पिता और बड़े भाई क्रोध से भरे उसके ससुराल पहुंचे। चिट्ठी पढ़कर रोहित के घर में भी सबको सांप सूंघ गया। दूसरे ही दिन मधु और रोहित के पिता मुंबई के लिए निकल गए, जहां एक फर्म में रोहित कार्यरत था। पर निराशा ही हाथ लगी। एक सहकर्मी से पता चला कि रोहित ने ये नौकरी छोड़ दी है और अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। पत्नी के साथ? ये दूसरा वज्रपात था जिसे सुनकर मधु के पिता संज्ञा शून्य हो गए। किसी तरह घर तो लौट आए, पर सप्ताह भर के भीतर ही हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली थी। मधु पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने की उमंग पैदा हुई थी, वो उसे मझधार में ही छोड़ गए थे। मधु टूट गई थी। दुख और अपमान की पीड़ा का दंश कम होता है क्या? धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मधु स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता बन गई थी। दोनों भाइयों ने शादी करके घर बसा लिया था। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। सबकी जिंदगी एक ढर्रे पर गतिमान थी, पर मधु क्या क्या नहीं भोगा था उसने इन वर्षों में। तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था उसने। भाभियों के व्यंग्य ताने, भाइयों की अवहेलना, माँ की पीड़ा, नौकरियानियों से भी बदतर स्थिति, समाज के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थीं। सब कुछ झेलती रही वो उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे एक पहचान मिली। जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला, वो दिन उसके लिए अविस्मरणीय बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। जो लोग ताने देते नहीं थकते थे, उन्हें अब मधु कर्मठ लगने लगी थी।
माँ मधु का नीरस और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लौटती रहती। कल ही तो विवल होकर मधु से कहा था माँ ने, मेरी बात पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे जिएगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा ब्याह रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सारी रीतियों से। मधु की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले ये तो बताओ माँ, समाज मुझे क्या दर्जा देता है, ब्याहता का, परित्यक्ता का या विधवा का? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं। कहते कहते वो बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। परित्यक्ता शब्द जब किसी नारी के साथ जुड़ जाता है तो वो किसी नासूर से कम नहीं पीड़ा देता। लाख जतन कर लिए जाए पर समाज एक नश्तर की तरह इस घाव को कभी भरने नहीं देता। क्या क्या नहीं भोगा है मधु ने। आज 15 वर्षों के बाद जिंदगी के इस मोड़ पर रोहित पुनः उसके जीवन में प्रवेश चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना रोहित के साथ है वो वर्षों पहले मधु के साथ नहीं थी। माँ ने कहा था, बेचारा। कल रात पहली बार मधु ने घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं रोहित के साथ नहीं जाऊंगी, अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। मधु के परिवार वाले इसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर खुशी खुशी रोहित के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर मधु ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने जैसे अपने आप से कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मधु नीचे आओ ना, क्या कर रही हो इतनी देर से? बड़ी भाभी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। न जाने कब से वो ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी सूनी मांग को देखा और उसे सूना ही रखना सही समझा। कितना आसान होता है पुरुष के लिए बंधन तोड़ देना, पर स्त्री का तो सारा वजूद ही सिंदूर की लाल रेखा के साथ बंध जाता है। मधु नीचे हॉल में चली आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आ, और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। अच्छा, जाने की इतनी उतावली? अभी तक तो रोहित आया भी नहीं है। छोटी भाभी ने चुहल की तो मधु ने निर्विकार भाव से कहा, माँ मैं जा रही हूँ, कॉलेज कैंपस में ही मुझे एक क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ ना तो ये घर मेरा है और ना रोहित। मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ बड़े भैया, रोहित आए तो कह दीजिएगा, मैंने तो उनके लिखे पत्र का अक्षरशः पालन किया है। अपने भीतर समाहित मैं का मूल्य ज्ञात है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। तेरा दिमाग चल गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया चीख पड़े। बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ ने समझाना चाहा तो मधु बिफर कर बोली, सुबह का भूला? सुबह और शाम के बीच 15 वर्षों का अंतराल नहीं होता माँ। उस अंतराल की वेदना, उसकी चुभन, उसकी कसक का हिसाब मुझे कौन देगा माँ? ये समाज, परिवार या खुद रोहित? रोहित तो एक पुरुष है, अच्छी तरह जानता है कि वो चाहे जिस तरह से नारी की अस्मिता को रौंद डाले, नारी हर परिस्थिति में उसे स्वीकार करने पर विवश ही होगी। माँ, आज तक मैंने आपके, भैया भाभी के, समाज के और अपने मन में उठे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, पर आज एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर मुखर होगा ही। फिर शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? बोलो माँ, शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई मधु तेज कदमों से घर की दहलीज लांघ कर बाहर चली आई। टैक्सी में बैठी तो ना चाहते हुए भी अब तक हठ पूर्वक रोके गए आंसू सारे बांध तोड़कर बह निकले।